हाँ जी, वेलकम स्टूडेंट। आज जिस चैप्टर की हम शुरुआत करने वाले हैं वो है थियरी ऑफ कॉस्ट। एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा कि अगर आपने प्रोडक्शन समझा है तो आप कॉस्ट भी काफ़ी आसानी से समझ जाओगे, क्योंकि जो इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्वाइट रेलेवेंट हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्रोडक्शन के सेशंस नहीं देखे हैं, लेक्चर वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो फॉर श्योर आप देख लीजिए। और अगर आपने नहीं देखा है तो उतना भी कोई इशू नहीं है, हम इसको इंडिपेंडेंट फॉर्मेट में भी कवर अप कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले टर्म की, जिसका नाम है कॉस्ट। ठीक है, देखो भाई, यहाँ पे सिंपल सा सेंस है। कॉस्ट से आप क्या समझते हो? सबसे बेसिक सा सवाल ये है। और ऐसा नहीं कि कोई कुछ नहीं समझता, सब कुछ न कुछ समझते हैं ही हैं। अब लेकिन बात आती है कि जो आपकी समझ है और जो एक्चुअल सेंस है, क्या वो रिलेट करती है या रिलेट नहीं करती है। जैसा कि प्रोडक्शन सेशंस में आपने देखा होगा, जब हमने प्रोडक्शन को डिफ़ाइन किया था, कि अगर आप सिंपली कह देते हो दैट प्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, तो डेफिनेशन नहीं था, बट वो जनरलाइज्ड अप्रोच पे उतना इफेक्टिव नहीं है एज सच जितना उसे होना चाहिए, क्योंकि वो सर्विसेज का कवरेज नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए हमारे को कॉस्ट को भी ऐसे डिफ़ाइन करना पड़ेगा जिसमें हर चीज़ आराम से कवर हो जाए। नॉर्मल इंसान के लिए, एक लेमैन के लिए, समझिएगा, एक लेमैन के लिए कॉस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। जब वो एक बिज़नेस स्टार्ट करता है तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए उसको बहुत सारे पैसे खर्च करने होते हैं। अब ये रॉ मटेरियल पे खर्च करे, मशीन्स पे खर्च करे, लेबर पे खर्च करे, लेबर के वेजेस पे खर्च करे, या फिर अगर जो ज़मीन अक्वायर करा है उस पे खर्च करे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करे, एडवर्टीज़मेंट पे खर्च करे, सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ऐसी बात है, ये सारा एक्सपेंस क्या कॉस्ट है? तो हाँ, जिस तरह सारा एक्सपेंस कॉस्ट है। या फिर बहुत लोग ये भी कहते हैं कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो लगाया गया पैसा है वो हमारे लिए क्या माना जाता है? कॉस्ट माना जाता है। ठीक है, अग्रीड। लेकिन सवाल है कि क्या कॉस्ट बस इतना सा ही है क्या? बस कॉस्ट पैसा ही है क्या? तो जवाब इसका आता है नहीं। समझिएगा, अगर एक इंसान अपनी पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस कर रहा है, वो नॉर्मल 9 to 5 का जॉब के तरीके से काम नहीं कर रहा, वो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम कर रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस कर रहा है, फ्रेंड्स के साथ कहीं आ नहीं जा रहा है। ठीक है, वो कोई अपनी हॉबीज़ परस्यू नहीं कर रहा है, मज़ा मस्ती नहीं कर रहा है, बस अपने प्रोडक्शंस में लगा हुआ है, कैसे भी कोई जो ऑर्डर है, कोई जो टेंडर है कंप्लीट हो। तो सवाल है कि ये जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, ये जो बंदा अपना एफ़र्ट लगा रहा है, चलो बिज़नेस का मालिक ही हो मान लेते हैं, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो एफ़र्ट लगा रहा है, जो एनर्जी ऐड कर रहा है, सवाल है क्या ये कॉस्ट का हिस्सा है या नहीं है? क्या इसका वैल्यूएशन होना चाहिए या वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए? तो देखो भाई, इकोनॉमिक्स के नज़र से ये कॉस्ट है। सर, इकोनॉमिक्स के नज़र से और किसी का नज़र होता है क्या? हाँ जी, हम अकाउंटेंसी की भी यहाँ पे बात कर सकते हो कि हमारे अकाउंट्स में भी कॉस्ट होता है। आपने बहुत बार देखा होगा, इन्वेंट्री की बात की होगी आपने। ठीक है, तो ये सब केसेस में आपके सामने कॉस्ट आता ही आता है। तो इन जनरल पैरालेंस लोग ये कह देते हैं दैट कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और वाइल ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग एनी गुड्स। ठीक है, मतलब किसी भी सामान को तैयार करने या मैन्युफैक्चरिंग करने या फिर प्रोडक्शन करने के प्रोसेस में जो किया गया खर्च है, एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है, वो सब क्या है? कॉस्ट है। तो मैं ये नहीं कहता कि ये कॉस्ट नहीं, कॉस्ट है, लेकिन इसके अलावा उसी प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो किया गया सेक्रीफाइस है, जो उसका एफ़र्ट है, जो उसका पेन है, जो एनर्जी है, वो भी तो लग रहा है। तो वो भी क्या माना जाएगा? कॉस्ट माना जाएगा। भले ही हम उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जर्नल एंट्रीज में नहीं मेंशन करते, बुक ऑफ अकाउंट में नहीं मेंशन करते हैं, बट वो कॉस्ट का कवरेज होता है। ऐसा नहीं कि कवरेज नहीं होता है। तो चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपसे कोई फॉर्मली पूछे कॉस्ट क्या है, तो आप ये कह सकते हो कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स अलॉन्ग विथ एफर्ट, पेन, सेक्रीफाइस विच इज़ incurred बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन के प्रोसेस में लगाया गया वो पैसा, वो खर्च, और उसके साथ साथ किया गया वो सेक्रीफाइस, लगाया गया वो एफर्ट जो कि प्रोड्यूसर लगा रहा है, वो सब क्या माना जाएगा? कॉस्ट माना जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे कॉस्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स के कॉस्ट के कुछ टाइप्स हैं। हम लाइन बाय लाइन उन टाइप्स को कवर अप करते हैं।
सबसे पहले आपके सामने है अकाउंटिंग कॉस्ट और दूसरा है आपके सामने इकोनॉमिक कॉस्ट। समझिएगा, ये अकाउंटिंग कॉस्ट क्या एकदम सीधी सी बात है। देखो सर, जिस कॉस्ट को हम अपने बुक ऑफ अकाउंट में मेंशन कर सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं उसे क्या कहा जाएगा? अकाउंटिंग कॉस्ट कहा जाएगा। देखते हो ना, हम बनाते हैं ना ट्रेडिंग, हम बनाते हैं ना पीएल, यहाँ पे परचेज लिखते हैं, वेजेस लिखते हैं, सैलरीज लिखते हैं, कमीशन लिखते हैं, रेंट लिखते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस लिखते हैं। मतलब जो भी खर्चों को हम अपने बुक ऑफ अकाउंट में मेंशन करेंगे या कर सकते हैं उसे क्या कहा जाएगा? अकाउंटिंग कॉस्ट। और जिसको हम नहीं कर सकते हैं, इकोनॉमिक, नहीं, उसे क्या कहा जाता है? नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट कहा जाए। क्या कहा जाएगा? नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट कहा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है। देखो भाई, इन जनरल जब हम इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक कॉस्ट से पहले हमें दो टाइप के कॉस्ट समझने चाहिए। एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरा होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या होता है? फर्स्ट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड सेकेंड इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। समझिएगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऐसे कॉस्ट को कहते हैं जिस कॉस्ट को हमें इनकर्ड करना पड़ता है ताकि हम एक्सटर्नल सोर्सेस से, बाहर से अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ला सकें। मतलब बाहर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अक्वायर करने के प्रोसेस में जो किया गया खर्च है, जो लगाया गया पैसा है, उसे क्या कहा जाता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, फॉर फैक्ट्री सेटअप वी नीड अ लैंड। ठीक है, वी नीड अ पीस ऑफ लैंड। फॉर दैट वी नीड टू परचेज द लैंड और वी नीड टू we need to take the land or hire the land on the lease basis or on rental basis। ठीक है, हमारे को करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं बाहर से ही तो ज़मीन लेके आ रहे हैं, तो जो भी हमने पैसा लगाया है, वेदर ऑन द लीज, वेदर ऑन द रेंटल, वेदर ऑन द परचेज, वो सब हमारे लिए क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। समझ में आया? या फिर अगर हमारे को रॉ मटेरियल चाहिए होगा तो रॉ मटेरियल हम बाहर के सप्लायर से लेके आ रहे हैं तो भी क्या हो गया हमारे लिए? एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और आपको समझ में आया होगा कि अगर हम ज़मीन खरीदते हैं, वेदर इट्स वेदर ऑन द बेसिस ऑफ लीज, वेदर ऑन द बेसिस ऑफ रेंटल और वेदर इन द फॉर्म ऑफ परचेज, कोई भी हो, हम यहाँ पे अपनी ज़मीन को लेके आ रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो हम इसे बुक ऑफ अकाउंट में लिखेंगे। तो इसलिए सारे के सारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कहाँ लिखा जाता है? बुक ऑफ अकाउंट में लिखा जाता है। तो इसलिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट के रेफरेंस में भी समझा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इम्प्लिसिट। देखो भाई, यहाँ पे ई एक्स, एक्सप्लिसिट और एक्सटर्नल, बाहर से, आई एम इम्प्लिसिट। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर कोई भी प्रोड्यूसर अपने साइड से कोई भी चीज़ बिजनेस में लगाता है सेल्फ इम्प्यूटेड फॉर्म में, किसमें? सेल्फ इम्प्यूटेड फॉर्म में, उसे कहा जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, वी रिक्वायर्ड लैंड फॉर द फैक्ट्री सेटअप। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस थे। सपोज दैट प्रोड्यूसर के पास अपनी पुश्तैनी ज़मीन थी और बाहर से भी लाने का ऑप्शन था। तो प्रोड्यूसर ने सोचा कि मैं बाहर से क्यों खरीदूं, मैं रेंट पे क्यों लूं, मैं लीज पे क्यों लूं। ठीक है, सपोज दैट बाहर से खरीदता तो उसको 1 करोड़ रुपए लग जाते, तो उसने सोचा कि मैं अपनी ही ज़मीन यूज़ कर लेता हूँ। तो जब वो अपनी ज़मीन यूज़ करता है, अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता है, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। और इन जनरल हम इसे बुक ऑफ अकाउंट में मेंशन नहीं करते हैं। क्या करते हैं? मेंशन नहीं करते, क्योंकि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। ठीक उसी तरीके से अगर हमारे को मैनेजर मांगता है तो हम बाहर से मैनेजर्स को हायर करेंगे तो अपन को क्या पे करना पड़ेगा? सैलरी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम बाहर से मैनेजर लेके आते हैं, सैलरी पे करते हैं, तो ये क्या कहा गया? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा गया। लेकिन हम खुद MBA किए हुए, हमारे को मैनेजमेंट आता है, हम अपने जॉब को स्विच करके अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा। बिकॉज स्पेशली वी आर नॉट गोइंग टू विड्रॉ एनी अमाउंट for the any resources that any producer invested in his or her business by himself or herself। Simple as that। ठीक है, कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर अपने ही बिजनेस में, अपने ही साइड से अपने रिसोर्सेज को लगाता है तो कोई अमाउंट विड्रॉ नहीं करता, उसको बस प्रॉफिट की उम्मीद होती है। लेकिन याद रख लीजिएगा, इसकी वैल्यूएशन होती है। जब आप इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो आपको इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी ऐड करना पड़ेगा, और इसी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को जोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है? इकोनॉमिक कॉस्ट मिलता है,
जबकि अकाउंटिंग कॉस्ट बस किसको वैल्यू देता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को वैल्यू देता है। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इकोनॉमिक कॉस्ट बड़ा या अकाउंटिंग कॉस्ट बड़ा, तो आप किसे कह सकते हो? तो आपको कि सर इकोनॉमिक कॉस्ट ज़्यादा ब्रॉडर सेंस में आता है क्योंकि उसमें इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों ऐडेड होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में तो ओनली एंड ओनली क्या ऐड होता है, तो हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऐड होता है। इसलिए आप यहाँ पे देख लीजिए, साफ साफ कहता है अकाउंटिंग कॉस्ट रिलेट टू दोज कॉस्ट विच इन्वॉल्व कैश पेमेंट बाय एंटरप्रेन्योर ऑफ द फर्म। दस accounting costs are explicit cost and includes all payments and charges made by the entrepreneur to the suppliers of various productive factors. Accounting costs are expenses already incurred by the firm. Accountant record these in the financial statement of the firm. That's it. ठीक है, अब थोड़ा हम देख लेते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में यहाँ पे क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पे कहते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो कि मैंने आपको बताया, वेयर एज कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ओन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ आर एम्प्लॉयड इन हिज ओन बिजनेस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, मतलब जो एंटरप्रेन्योर ने अपना खुद लगाया है वो उसका इम्प्लिसिट कॉस्ट है। इसीलिए हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट जो है उसमें अकाउंटिंग कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों होता है, मतलब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों होता है। इसलिए बिजनेस के डिसीजंस को लेने के लिए इकोनॉमिक कॉस्ट ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है इन कंपेयर टू ओनली अकाउंटिंग कॉस्ट। तो चलिए भाई, ये था हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आउटले देखो भाई, आउट और ले, भाई आउट बाहर, ठीक है, मतलब समझिएगा ऐसा कॉस्ट जिस कॉस्ट को हमने इनकर्ड किया है कहाँ पे, तो उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को हम कहाँ से अक्वायर कर रहे हैं, बाहर से। कहाँ से अक्वायर कर रहे हैं, बाहर से। तो इसलिए आप देखो कहता है आउटले कॉस्ट आमतौर पे वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। क्या है, आउटले कॉस्ट में आमतौर पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होता है, जैसे वेजेस अगर हम लेबर्स हायर करते हैं, मटेरियल्स हो जाते हैं, रेंट हो जाता है, इंटरेस्ट हो जाता है, ये सब एक्चुअल पैसा है। आप इसमें लिटरली वो कागज़ खर्च करते हो, ठीक है, आपका बैलेंस जाता है, आपका बैलेंस कम होता है। लेकिन आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा होगा, आपको बहुत बार बताया गया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिंपल सा डेफिनेशन है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मतलब किसी ऑप्शन को पाने के लिए आपको किसी न किसी को तो स्विच करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको आगे बढ़ने के लिए पीछे से हटना पड़ेगा। इट्स लाइक कि इफ़ यू, जैसे आपको यहाँ पे ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे सपोज दैट कुछ बात करते हैं, एक मिनट। देखो बात सिंपल सी है, एक ज़मीन है, आपको उम्मीद है ये चीज़ बताई गई होगी। अब इस ज़मीन पे हम बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। सपोज दैट हम फ्रूट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम ग्रेन्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, या फिर हम फैक्ट्रीज़ लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपने सोचा कि हम सबका प्रोडक्शन कर सकते हैं और सबसे मेरे को अलग अलग आउटपुट मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएशन वाला आउटपुट मिलेगा, मतलब प्रोडक्शन लाइक हम यहाँ पे फैक्ट्री लगा सकते हैं, ये वाला सेंस है। ठीक है, तो आपने सबको कंपेयर किया और आपको पता चला कि हाँ जी भैया अभी खाने की बड़ी डिमांड हो रही है। ठीक है, और फूड स्कार्सिटी तो ऑलरेडी है ही है, तो इसीलिए यहाँ पे आपने सोचा कि मैं ग्रेन्स का प्रोडक्शन करूँगा। क्या करूँगा, ग्रेन्स का प्रोडक्शन करूँगा। तो ग्रेन्स का प्रोडक्शन करने के लिए आपने बाकी सभी को क्या कर दिया, लूज़ कराना, सेक्रीफाइस कराना। ठीक है, तो यही क्या होगा आपके लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, मतलब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आपने सेक्रीफाइस किया। ठीक है, और जो आपने पाया, तो जो आपने खोया वही आपके लिए क्या हो जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाता है। तो ये किसी भी पैसे के फॉर्म में या अमाउंट के फॉर्म में खर्च नहीं किया जाता, ये कोई एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं होता, ये आपके ऑप्शंस होते हैं, जिन ऑप्शंस को आप सेलेक्ट करते हो और जिन ऑप्शंस को आप सेलेक्ट नहीं करते हो, जिनको आप क्या करते हो, रिजेक्ट करते हो। दैट्स इट। देखिए यहाँ पे पॉइंट कहता है the opportunity cost of using capital is the interest it can be earned in the next best use with the equal risk। सिंपल सी चीज़ है,
अब यहाँ पे जो कैपिटल है, जो आपकी पूंजी है, तो आपके पास ऑप्शन में था, आप या तो इससे अपना ही बिजनेस करो या फिर आप किसी दूसरे के बिजनेस में लगाओ। ठीक है, दोनों जगह भैया रिस्क था, अपने बिजनेस में भी रिस्क था और दूसरे के बिजनेस में भी रिस्क था। बस अंतर ये था कि अगर अपने बिजनेस में लगाते हैं तो हमारे को प्रॉफिट मिलता, और दूसरे के बिजनेस में लगा रहे हैं तो हमने लोन के फॉर्म में दिया तो अपने को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। पैसा तो दोनों से ही आना है। ठीक है, तो आपने सोचा कि नहीं मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा, मैं दूसरे के बिजनेस में नहीं लगाऊंगा। तो आपने इसको पाने के लिए आपने इसको क्या किया है, खोया है। तो जिसको खोया है वही आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वैल्यू बन के आता है। इसको हम नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कहते हैं। पहला बेस्ट तो आपका बिजनेस था, ठीक है, याद रख लीजिएगा, नेक्स्ट बेस्ट, इट्स नॉट अ बेस्ट। नेक्स्ट बेस्ट का मतलब दूसरा सबसे बेहतर ऑप्शन। तो दूसरा बेहतर ऑप्शन क्या था, अगर अपने बिजनेस में नहीं लगाते तो दूसरे के बिजनेस में लगा देते। तो जो आपने सेक्रीफाइस करा यही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेफरेंस होता है। दैट्स इट। नेक्स्ट, अब बात आता है डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, और ट्रेसेबल कॉस्ट और इनट्रेसेबल कॉस्ट और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। जैसे आपको याद होगा, आपको बहुत बार बताया गया है कि सामान को बनाने में जो खर्च होता है वो सब डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, लेकिन जो सामान को बेचने में खर्च होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। जैसे अगर हमने शूज़ बनाया, क्या बनाया, शूज़ बनाया है, ठीक है, तो उस शूज़ पे जो लेदर का इस्तेमाल किया गया है वो डायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, जो उसमें सोल का इस्तेमाल किया गया है, जो प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया होगा, वो सब क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन उस शूज़ को बेचने के लिए हमने क्या करा है, ऐड भी करा है। क्या करा है हमने, एडवर्टीजमेंट्स भी करा है। ठीक है, हमने सेल्स मैनेजर, सेल्स पर्सनस भी हायर करे हैं। तो अब आपसे कोई पूछता है कि बताओ, इस सेल्स मैनेजर, सेल्स पर्सन को आपने हायर किया, ये भी पैसा खर्च हो रहा है, तो पर जूते पे आपके सेल्स मैनेजर का कितना हिस्सा आता है। तो आप बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते, क्योंकि आपने उसको बेचने के लिए रखा है। तो इसलिए वो सारे कॉस्ट क्या हो जाते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं। और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं वो ट्रेसेबल नहीं होते। ट्रेसेबल का मतलब क्या, यू कांट फाइंड दैट कि कितना हिस्सा इस पे लगाया गया है। याद रख लीजिएगा, यू कांट फाइंड दैट कि कितना इस पे हिस्सा लगा है, कितना इस पे हिस्सा नहीं लगा है। लेकिन आपको आराम से पता चल सकता है कि इस जूते में कितना लेदर लगा है, इस जूते में कितना कॉटन लगा है, इस जूते में कितना सिंथेटिक लगा है, इस जूते में कितना प्लास्टिक लगा है। तो इसे उसे क्या कहते हैं, ट्रेसेबल कॉस्ट। मतलब जिस कॉस्ट को आप फाइंड कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिसका प्रोपोर्शन आप डिफाइन कर सकते हो, बता सकते हो, वो ट्रेसेबल। और जिसका नहीं बता सकते वो नॉन ट्रेसेबल। दैट्स इट। तो ये था आपका ट्रेसेबल, नॉन ट्रेसेबल या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट और संक कॉस्ट। अब इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है और संक कॉस्ट क्या होता है। देखो भाई, इंक्रीमेंटल वर्ड आया है इंक्रीमेंट से, ठीक है, और आपको इंक्रीमेंट का मतलब पता होगा, दैट्स कॉल्ड इंक्रीज करना। क्या करना, इंक्रीज करना। तो अगर आप अपना प्रोडक्शन कर रहे हो और प्रोडक्शन को आपको बढ़ाना है, तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपको अपना कॉस्ट भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो जो भी उस बढ़े हुए प्रोडक्शन पे, उस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन पे कॉस्ट इनकर्ड किया गया, उसे क्या कहा गया, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इट्स मोर ओवर लाइक मार्जिनल सेंस। ठीक है, कि अगर आपको 10 यूनिट बनाना है तो आप 50 रुपये खर्च कर रहे हो, अब आपने 11 यूनिट बनाया है तो आप 55 रुपये खर्च कर रहे हो, तो 11वें यूनिट पे आपने कितना खर्च किया, 5 रुपया। तो ये आपके लिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट माना जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने संक कॉस्ट। क्या है भैया, संक कॉस्ट, समझिएगा। बहुत बार जब आप प्रोडक्शन करते हो तो प्रोडक्शन के प्रोसेस में कुछ ऐसे कॉस्ट को इनकर्ट करते हो जो कि कभी भी आप रिकवर नहीं कर सकते। याद रख लीजिएगा, जो कभी भी आप रिकवर नहीं कर सकते। अगर कोई रेलवे कंपनी है जिसने रेलवे ट्रैक्स बिछाए हैं, तो कभी भी उन रेलवे ट्रैक्स से वो रिकवरी कर सकती है क्या, अकेले नहीं कर सकती है। ठीक है, अगर आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे कोई फार्मा इंडस्ट्री है, ठीक, कोई फार्मा कंपनी है जो कि दवाइयाँ बनाती हैं, तो वो रेगुलर बेसिस पे क्या करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खूब पैसा लगाते हैं। तो भैया वहाँ पे पैसा लग गया, आप रिकवर कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए ये पैसा रिकवर नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, संक कॉस्ट कहा जाता है। तो देखो भैया, डूब गया, इसे वापस नहीं आने वाला। हाँ, इसके बेनिफिट्स की मैं बात नहीं कर रहा, बेनिफिट्स तो फॉर श्योर आएंगे, बट आप इसको रिकवर नहीं कर सकते हो डायरेक्ट तौर पर। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ संक कॉस्ट आर एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एडवर्टाइजिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, specialized equipments, and fixed facilities such as railway lines. Sunk costs act as an important barrier to entry of firms into business. That's it. ठीक है, इसलिए यहाँ पे sunk cost का definition भी देख लीजिए। कहते हैं sunk costs are referred to those costs which are already incurred once
एक ही बार लगाना होता है, लेकिन कभी भी आप रिकवर नहीं कर सकते हो। जैसे रेलवे की पटरियों को एक ही बार लगाया जाता है, फिर बहुत सालों के बाद उसको चेंज किया जाता है अगर ज़रूरत पड़ी आपसे, तो अदरवाइज़ ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो क्या हो जाता है, वो रिकवर नहीं होता, एक ही बार लगाएगा बार बार चलेगा, दैट्स इट। तो वो आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट और संक कॉस्ट। नेक्स्ट है आपके सामने हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। भैया नाम से ही क्लियर कर रहा है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कॉस्ट जो कि आपने किसी भी चीज़ों को अक्वायर करने में खर्च करा था। जैसे मान लेते हैं आपके यहाँ फैक्ट्री है, आप वैक्सीन्स बनाते हो, ठीक है, तो आपको रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत थी, तो आपने रेफ्रिजरेटर ख़रीदा था। तो जिस रेट पे आपने रेफ्रिजरेटर ख़रीदा था, वो आपके लिए क्या मान लिया जाएगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट मान लिया जाएगा। मतलब पास्ट में जिस वैल्यू पे आपने अपने एसेट्स को अक्वायर करा था, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। किसी भी एसेट को, किसी भी मशीन को रिप्लेस करने में जो भी पैसा लगेगा उसे क्या कहा जाता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जैसे आपके पास एक बहुत बड़ी मशीन थी, ठीक है, वो मशीन ख़राब हो गई, अब आपने उसे कबाड़ी में बेच दिया, बेच के आपको 1 लाख रुपए मिले और आपको 10 लाख का नया मशीन मिला, ठीक है। तो 10 लाख का नया मशीन मिला, पुराने से आपको 1 लाख मिला, तो अल्टीमेटली आपको कितना लगाना पड़ा उस मशीन को रिप्लेस करने के लिए, 9 लाख रुपए अपने आप को जेब से लगाने पड़े। तो वो जो 9 लाख रुपए हैं आपके लिए, वो क्या माने जाएंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट माने जाएंगे। नेक्स्ट, प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। सवाल है प्राइवेट कॉस्ट क्या होता है, ऐसा कॉस्ट जो कि एक इंडिविजुअल बेयर करता है। याद रख लीजिएगा, इंडिविजुअल, या तो मैं या तो आप। लेकिन सोशल कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है जो कि पूरा समाज बेयर करता है, ठीक है। जैसे सपोज दैट, फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं आपके घर में एक छोटी सी, आपके घर के बगल वाले घर में एक छोटी सी फैक्ट्री लगा दी गई, ठीक है। अब उस फैक्ट्री में एक बड़ी सी मशीन चलती है। अब वो मशीन इतनी तेज़ चलती है जिससे आपका जो वॉल है उससे जो अटैच है सपोज है, तो उसमें क्रैक आ गया। क्या आ गया, क्रैक आ गया। अब उसको सही करवाना था, तो सही करवाने के लिए भाई आपको पैसे खर्च करने पड़ गए, तो आपके लिए क्या हो गया, प्राइवेट कॉस्ट हो गया। क्या हो गया, प्राइवेट कॉस्ट हो गया, ठीक है। लेकिन सोशल कॉस्ट, अब मान लेते हैं वही फैक्ट्री अपने आप को बड़ा करते गई, बहुत बड़ा करते गई, और वो अच्छा खासा प्रोडक्शन करती है, ठीक है। जब प्रोडक्शन करती है तो उसकी चिमनी से ना ग्रीन हाउस गैसेज निकलते हैं, कार्बन एमिशन होता है, जिससे जो हमारा एयर है वो उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है, एयर इम्प्योर हो रहा है, आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है। तो ये जो परेशानी है इसे क्या कहा जाता है, सोशल कॉस्ट, जिसको बेयर कौन कर रहा है, हमारा समाज बेयर कर रहा है। क्लियर क्या, तो उम्मीद है आपको प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट में डिफरेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपके सामने आ जाता है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो फिक्स्ड और वेरिएबल पे मैं अभी डिस्कशन नहीं करूँगा, अभी मैं कुछ टॉपिक के बाद डिस्कशन करूँगा जो कि आपको समझ में तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट फंक्शन। देखो भाई, जहाँ तक कॉस्ट फंक्शन की बात आती है, किसकी बात आती है, कॉस्ट फंक्शन की बात आती है, तो यहाँ पे कहता है कि कॉस्ट फंक्शन एक मैथमेटिकल रिलेशन है, या फिर आप कह सकते हो फंक्शनल रिलेशन है बिटवीन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉस्ट। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं, राइट। जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अगर लेबर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो हमारा जो लागत होगा क्या होगा, कम होगा। अगर लेबर्स की अवेलेबिलिटी कम है तो हमारा लागत क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड करता है, और उन्हीं फैक्टर्स और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का जो रिश्ता नाता होता है, जिसको हम मैथमेटिकल अप्रोच में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, कॉस्ट फंक्शन कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कॉस्ट फंक्शन समझ में आया होगा। अब कॉस्ट फंक्शन के बाद आपके सामने जो दूसरा टॉपिक है वो है शॉर्ट टर्म टोटल कॉस्ट, और यहीं से एक नया फेज शुरू होता है हमारे कॉस्ट का। तो अभी आप इतना पढ़ें, फर्स्ट लेक्चर में इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में जिसमें हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट रन लॉन्ग रन की, ठीक है। स्पेसिफिकली जो सेकंड लेक्चर होगा वो शॉर्ट रन पे ज़्यादा फोकस करेगा, सारे टाइप्स ऑफ कॉस्ट के, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, उनके शेड्यूल्स के बारे में हम बात करेंगे, और उनके कर्व्स, उनके ग्राफ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बी सेफ।